हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है मेरा गुनाह का भाग 1। मैं नेहा मनोविज्ञान विषय से मानसिक रोगों पर रिसर्च कर रही हूँ। इसी सिलसिले में मैं अपने क्षेत्र के मेंटल असाइलम आई हूँ और अधीक्षक से क्रिटिकल केसेस की जानकारी ले रही हूँ। तभी अचानक चीख पुकार मच गई। हाँफती हुई केयर टेकर और उसके पीछे 4 वार्ड बॉय भी दौड़े हुए आए। सर, वो 18 नंबर वाली ने आग लगा ली है। व्हाट? कब? कैसे? सर, वो पता नहीं सर, आप देखिए सर। मुझे बैठने का इशारा कर वे द्रुत गति से केयर टेकर के पीछे चल पड़े। कोई 1.25 घंटे बाद वे दोबारा अपने कमरे में आए। वे काफ़ी परेशान लग रहे थे। इज़ एवरीथिंग ऑल राइट सर? नो एक्चुअली, यहाँ भर्ती एक औरत ने आग लगा ली है। 80% झुलस गई है। पुलिस इंक्वायरी होगी अब। कौन है यह औरत सर? क्या मैं जान सकती हूँ? कुछ साल पहले ही यहाँ आई है। वैसे शांत है, कभी कभी एग्रेसिव हो जाती है। घर वालों का सपोर्ट मिलता तो दवाओं से ठीक हो जाती, लेकिन घर वाले यहाँ छोड़ गए। सब कुछ बता पाना संभव नहीं है। तुम्हें कुछ अलग केस के बारे में जानना था ना? एक काम करो, एक डायरी है जो इसके घर वाले इसके सामान के साथ दे गए थे, तुम उसे पढ़ो, शायद उससे कुछ हेल्प मिले। पर कल तक वापस कर देना। श्योर सर। उन्होंने प्यून से डायरी मंगवाकर मुझे दे दी। लाल रंग की वह डायरी, कवर पेज पर गणेश जी का चित्र बना था और अंदर खूबसूरत अक्षरों में लिखा था मंजूषा। घर आते ही मैं डायरी खोलकर पढ़ने बैठ गई, एक भोली मासूम सी लड़की की तरह। शुरुआत में उसने अपने सपने, अपने रोजमर्रा के क्रियाकलाप लिखे थे। बीच के पन्ने खाली थे, फिर लगातार बहुत लिखा गया था। अचानक पन्ने पलटते पलटते मैं चौंक गई। यहाँ उसने जो लिखा था, शायद यही उसके आज की स्थिति में पहुँचने का कारण था। उसने लिखा था, फोन बज रहा है। मैंने देखा, यह उसी की कॉल थी। 18वीं कॉल। मैंने वह नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया। हालांकि मैं जानती हूँ इससे कुछ नहीं होगा। कुछ भी नहीं, पर क्या करूँ? किससे कहूँ? कौन समझेगा? हे भगवान, यह मेरे साथ ही क्यों? और नहीं, बस अब और नहीं। मैं पन्ने पलटती गई। आगे लिखा था, कुछ महीनों पहले की तो बात थी। बहुत खुशहाल तो नहीं, पर जिंदगी ठीक ठाक सी अपने ढर्रे पर चल रही थी। सब कुछ तो था मेरे पास। बड़ी शानदार कोठी, सास ससुर, ननद से भरा पूरा परिवार, 2 प्यारे बच्चे और अपने क्षेत्र में बेहद सफल क्रिमिनल लॉयर, दबंग व्यक्तित्व के मालिक मेरे पति। इतने लोगों और ढेर सारे नौकर चाकरों के बाद भी कुछ था जो खोया हुआ सा था, मेरी खुशी। मैं खुश नहीं थी। क्यों खुश नहीं थी? किस चीज की कमी है? अक्सर लोग पूछते, बहनें पूछती, क्या कहूँ, किससे कहूँ कि जीवन जीने के लिए सिर्फ भौतिक सुख साधनों की जरूरत नहीं होती, कुछ एहसास भी जरूरी होते हैं जो दब चुके हैं सालों पहले। 18 बरस के सपने देखने की उम्र में ही गृहस्थी की बागडोर मेरे हाथों में थाम दी गई थी। खूबसूरत होना भी एक गुनाह है शायद। अगर बेटी गरीब की हो तो सच में यह श्राप है। शहर के जाने माने मजिस्ट्रेट ने मुझे अपने बेटे के लिए चुना था। इस बात से मेरे माता पिता इतने खुश थे कि उन्होंने उम्र का अंतर भी नजरअंदाज कर दिया। ये मुझसे पूरे 13 वर्ष बड़े थे। ब्याह होकर आई तो बेहद डरी हुई थी। यही पाया कि यह ब्याह पूरी तरह बेमेल था। अंतर सिर्फ उम्र और स्टेटस का नहीं, हर स्तर पर था। सबसे बड़ा अंतर हम पति पत्नी के नजरिए का था। खैर, पहले ही दिन से पति के रौब का ऐसा असर पड़ा कि मैं उनके हर आदेश पर झुकती चली गई। वे मुझे पति कम, मेरे मालिक ज्यादा लगते। उनसे हर वक्त डरती रहती, कभी खुलकर अपनी इच्छाएं व्यक्त नहीं कर पाई। धीरे से एक दिन पढ़ने की इच्छा जाहिर की थी तो उन्होंने जिस तरह से खा जाने वाली नजरों से घूरा कि मेरी आवाज हलक में ही अटक गई थी। बड़े बूढ़ों की सेवा करो, पढ़कर कौन सा तीर मारोगी? माँ बाबूजी की सेवा के लिए लाया हूँ बहकर, पढ़ाने लिखाने नहीं। उस दिन के बाद पढ़ने की कभी कोई बात ही नहीं हुई। माँ की दी सीख के अनुसार ससुराल में सबको खुश रखने का भरसक प्रयास करती। सब खुश भी थे मुझसे। साल बीतते बीतते माँ बनने की खुशखबरी भी मिल गई। इतनी जल्दी मैं माँ बनने को तैयार ना थी, पर घर में सभी को बच्चे की जल्दी थी, सो सबकी इच्छा के आगे भला मेरी क्या चलती। बच्ची के जन्म के समय मैं चाहती कि मेरे पति मेरे पास रहें, थोड़ा वक्त मेरे साथ गुजारें, लेकिन उनकी व्यस्तताएं बढ़ती जा रही थीं। वे सुबह कोर्ट निकल जाते, दोपहर में भोजन के लिए आते, थोड़ा आराम करके फिर कोर्ट निकल जाते,
फिर सीधा रात को घर में घुसते फाइलों के ढेर के साथ। घर के ही एक कमरे में बने ऑफिस में ही कई बार आधी रात तक फाइलों से सर खपाते रहते। मैं बात करने को भी तरस जाती। मैं उन्हें बताना चाहती कि आज मैंने क्या क्या किया, कि आज मैंने बच्चे की धड़कन महसूस की, आज बच्चे ने पहली बार लात मारी। लेकिन उनके पास यह सब सुनने के लिए वक्त कहाँ। बच्ची के जन्म के बाद भी यही शेड्यूल बना रहा। शिकायत का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि शिकायत सुनने वाला कोई था ही नहीं। हार कर मैंने अपने इस जीवन को ही अपनी किस्मत मान लिया था। मैंने बच्ची में मन लगाना शुरू किया, उसमें अपना बचपन खोजने लगी। समय अपनी गति से बीत रहा था। देखते ही देखते मैं एक और गोल मटोल से बेटे की भी माँ बन गई। मेरी खुशियाँ, मेरी आशाएं, अपेक्षाएं सब अपने बच्चों तक सीमित होकर रह गई थीं। कभी मायके जाती तो अपनी हम उम्र सहेलियों को ठिठोली करते देख मानो फिर से वही पुरानी मंजूसा बन जाती। जी भरकर जीने की कोशिश करती, पर ये दिन ज़्यादा देर तक स्थायी नहीं रह पाते। मायके में मुझे ज़्यादा रुकने की इजाज़त नहीं थी। माँ बाबूजी कटकर रह जाते, मानो अपने हैसियत से ऊंचे खानदान में लड़की बहने की सजा हो। मेरी शादी हुए 16 साल बीत चुके हैं। जिंदगी ऐसे ही चल रही थी कि एक दिन घर मिलने आई बहन ने कहा, लाओ दीदी आपका फेसबुक अकाउंट बना दूं। नौकर चाकर होने के बाद भी सारा दिन बस घर में घुटती रहती हो। छोड़, मुझे इतना टाइम कहाँ। मैंने कोई रुचि नहीं दिखाई। अरे करना ही क्या है, यहाँ परिवार वाले, स्कूल के दोस्त, पुराने बिछड़े सब मिल जाएंगे। कभी कभी ऑनलाइन आकर मिलजुल लिया करना, और क्या। अच्छा, सबसे फेसबुक पर मिलना हो जाएगा। बना दे मेरा अकाउंट और मैनेज करना भी सिखा दे। फेसबुक अकाउंट बन गया और बहन ने मेरी एक अच्छी सी तस्वीर भी डीपी में लगा दी थी। कुछ परिवार वालों को रिक्वेस्ट भी भेज दी थी। काम से फुर्सत होकर मैं कभी कभी फेसबुक देख लेती। सबको जन्मदिन की बधाई देना और डीपी पर लाइक करने के अतिरिक्त कुछ नया या मन बांधने जैसा कुछ भी न मिलता तो 5 मिनट में ही बंद भी कर देती। एक रात देर तक पतिदेव ऑफिस में ही बैठे रहे। मैं फेसबुक चलाकर इंतजार के लम्हे काट रही थी। तभी एक नोटिफिकेशन चमका। किसी ने रिक्वेस्ट भेजी थी। यूं तो मैं रुचि न होने की वजह से रिक्वेस्ट ना देखती, न कंफर्म करती, पर उस दिन समय काटने के लिहाज से मैंने रिक्वेस्ट भेजने वाले की प्रोफाइल खोली। शिवम, आयु 24 साल, गोरखपुर। भेजने वाले की डीपी काफी आकर्षक थी। मैं देखने लगी। काफी तस्वीरें थीं, काफी सारी मनोरंजक पोस्ट भी थीं। ऐसा लगता था यह शिवम काफी मनमौजी और हंसने हंसाने वाला स्वभाव का बंदा था। मैं मुस्कुरा पड़ी। इतने सालों बाद आज अनायास मेरे होठों पर मुस्कुराहट आई थी। इनके आते ही मैंने फेसबुक बंद करके फ़ोन रख दिया, पर उन्होंने तो मुझ पर नज़र डालने की भी सहमत नहीं उठाई और बेड पर एक तरफ पीट करके सो गए। एक कराह सी मेरे मुंह से निकल गई, क्योंकि कल मेरा जन्मदिन है और मैं कब से यह प्रतीक्षा कर रही थी कि ये आएंगे और एक मुबारकबाद मुझे ज़रूर देंगे। मेरी कोई मांग नहीं कि गहने चाहिए, कपड़े चाहिए, बस इतना ही चाहा था कि एक बार प्यार से अपने हाथों में मेरा हाथ ले लें और मेरे जन्मदिन पर मुझे सिर्फ एक प्यार भरी मुबारकबाद दे दें। लेकिन हर बार की तरह यह रात भी यूं गुजर गई। दोपहर सब काम से फ्री हो गई थी। बस लंच पर इनके आने का इंतजार था ताकि गर्म रोटियां सेक कर खिला सकूं। थोड़ी देर सुस्ताते हुए फ़ोन उठाया तो एक नोटिफिकेशन चमक रहा था, मैसेज रिक्वेस्ट का। देखा तो यह कल वाले लड़की ही की मैसेज रिक्वेस्ट थी। लिखा था, रिक्वेस्ट कबूल करने का क्या लेंगी मोहतरमा, कब से आवेदन किया है, कृपा कर निवेदन स्वीकार करें। मुझे ऐसी भाषा शैली पर हंसी आ गई। मैंने अब भी उसकी रिक्वेस्ट कंफर्म नहीं की थी, ना ही मैसेज का कोई जवाब दिया। पतिदेव आ चुके थे। मैंने झटपट खाना लगाया। स्पेशल लंच की ओर भी उनका ध्यान नहीं गया। खाना खाते हुए भी लगातार फोन पर बातें करते रहे। मन में कहीं यह इच्छा फिर एक बार उठकर दफन हो गई, वे मुझे बर्थडे विश करते। खैर, उनके जाने के बाद मैं बहुत देर तक अपने मायके वालों से फोन पर बात करती रही। मन भारी होता जा रहा था। रात में भी खाना खाकर वे सोने चले गए तो मेरे सब्र का बांध टूट गया। क्या मैं सिर्फ एक काम वाली बाई की हैसियत रखती हूँ? वो भी पगार लेती है, छुट्टियाँ लेती है। मैं तो बिना पगार, बिना छुट्टी वाली बाई हूँ। आंसू पोंछते हुए ना जाने क्यों मैंने फ़ोन उठाया। नेट ऑन किया तो फिर एक नोटिफिकेशन आया। मैंने जिज्ञासावश देखा। उसी लड़के ने फिर मैसेज भेजा था, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करनी तो मत करिए मैम, पर बर्थडे विश तो ले लीजिए। हैप्पी बर्थडे मैम।
मैं आश्चर्यचकित थी। मेरे पति तो अपने घोड़े बेचकर सो गए। 24 घंटों में एक बार भी विश नहीं किया। और यह पराया लड़का, इसे क्या पड़ी है विश करने की। ना चाहते हुए भी मेरी उंगलियों ने मैसेज रिक्वेस्ट एक्सेप्ट पर क्लिक कर दिया। मैंने टाइप किया थैंक्स और सेंड कर दिया। फिर आश्चर्य, वहाँ से तुरंत जवाब आया, मैसेज रिक्वेस्ट कबूल करने का शुक्रिया मैडम, आप फ्रेंड रिक्वेस्ट कब कबूल करेंगी। मैं अनजानों की मित्रता निवेदन स्वीकार नहीं करती। ठीक है तो कुछ दिन बात कीजिए, जब अनजाना ना रहूं तब मित्र बना लीजिएगा। साथ में मुस्कुराते हुए भी 2 इमोजी भेजी थी। अरे मुझे नहीं करनी तुमसे बात। पर क्यों मैम, क्या मैं इतना बुरा लगता हूँ, बदतमीज मवाली लगता हूँ। ऐसा कुछ नहीं, बस मुझे इसमें कोई रुचि नहीं, ना इतना टाइम है। मैसेज कर मैंने नेट ऑफ कर दिया और सोने की कोशिश करने लगी। 2 दिन तक मैंने फेसबुक लॉगिन ही नहीं किया, ना नेट ऑन किया। लेकिन लोग शांत एकांत में भी नहीं रहने देते। बहन ने फ़ोन किया, व्हाट्सएप पर मैसेज किए, तुमने देखे नहीं, सब ठीक है ना। हाँ ठीक है, बस फुर्सत नहीं मिली। मैंने टालने की कोशिश की, पर उसके इस तरह से कहने पर नेट ऑन करना ही पड़ा। नेट ऑन करते ही मैसेंजर के मैसेज पॉप ऑन होने लगे। हाय राम, इतना कौन याद कर रहा है मुझे, मैंने मन ही मन सोचा। व्हाट्सएप से पहले मैसेंजर ही खोल लिया। उसी के मैसेज थे, 1-2 नहीं ढेरों, मैसेज पर मैसेज। मैम सुप्रभात, मैम आज ऑनलाइन नहीं आई, लगता है आप नाराज हैं मुझसे। सॉरी प्लीज़ ऑनलाइन आइए, आज दूसरा दिन है, आज भी आप नहीं दिखी क्यों। उदासी भरे इमोजी। क्या हुआ है आपको, तबीयत ठीक है ना मैम। मुझे अब चिंता हो रही है, ईश्वर करे आप ठीक हो। नाराजगी, उदासी, तबीयत खराब, जो भी है बताइए प्लीज। उसके बाद एक के बाद एक लगातार दुखी भाव प्रदर्शित करने वाले इमोजी थे। हद है, यह लड़का पीछे ही पड़ गया है, चाहता क्या है आखिर। यह तो तय था कि मैं फेसबुक पर नहीं आऊं तो भी यह मैसेज भेजता रहेगा। सोचा इससे बात ही कर लूं, मैं ठीक हूँ और फालतू मैसेज भेजना बंद करो। 5 मिनट बाद ही जवाब आया। फिर फेसबुक से नाराजगी थी या मुझसे। तुम सारा दिन ऑनलाइन रहते हो, कोई काम नहीं क्या। आपके मैसेज के इंतजार में ऑनलाइन हूँ, वरना बेल्ला नहीं हूँ। खेती बाड़ी है, बटाई पर खेत दिए हैं और भैया के साथ उनके बिजनेस को देखता हूँ। मेरी इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, समझे। इस पर आपका जोर नहीं मैम, आप मुझे रत्ती भर भाव ना दें, पर मैं करूँगा आपकी चिंता, यह मेरी इच्छा है। मान ना मान, मैं तेरा मेहमान, कौन हो तुम मेरे जो चिंता कर रहे हो। मेरे घर वाले हैं मेरी चिंता करने को। जी मैम, आप खुशकिस्मत हैं जो इतने लोग हैं आपके लिए, पर मुझे कुछ नहीं तो एक दोस्त या शुभ चिंतक ही समझ लीजिए। तुम तो पीछे ही पड़ गए हो, जब तक दोस्त स्वीकार नहीं करेंगी पीछे पड़ा रहूँगा। ब्लॉक करेंगी तो दूसरी तीसरी आईडी से भी आऊँगा। पर क्यों, आप अच्छी लगती हो मुझे, बहुत अच्छी। आपको देखकर लगता है आपसे बात करूं। ओह चुप करो, यकीन करिए मैम, बस आपसे बात करने अच्छा लगता है। गुस्सा आ रहा है मुझे, कर लीजिए गुस्सा, खूबसूरत लोगों पर गुस्सा जचता है। गुस्सा करते हुए अपनी पिक भी भेज दीजिएगा। मैं खूबसूरत, कोई और नहीं मिला बनाने को। माँ कसम, इतना सुंदर चेहरा मैंने अभी तक नहीं देखा, आंखें हटती ही नहीं। तभी तो आपको रिक्वेस्ट भेज दी, पर कहते हैं ना खूबसूरत लोग संग दिल होते हैं, आपने अभी तक एक्सेप्ट नहीं की। बकवास बंद करो, मुझे और भी काम है, अब मैसेज मत करना। कहकर मैंने नेट ऑफ कर दिया। मैं सुंदर हूँ, 16 साल पीछे चली गई मैं। शुरू में सास कहती थी चांद का टुकड़ा लाई हूँ अपने बेटे के लिए, पर पतिदेव ने शायद ही कभी ऐसा कोई कॉम्प्लीमेंट दिया हो। उनकी नज़रों में कभी अपने लिए प्रशंसा जैसा कोई भाव न देखा। वे बिस्तर पर कभी कभी मेहरबान होते तो भी एक दाता का भाव रखते, मानो इस तरह वे मुझ पर एहसान कर रहे हों। एक गहरी सांस लेकर मैं अपने कामों में बिजी हो गई, लेकिन उसकी बात बार बार दिमाग में आती रही। इतना खूबसूरत चेहरा मैंने आज तक नहीं देखा। बकवास, मैंने अपना सर झटक दिया। पर आज नहा धोकर आईने के सामने खड़ी हुई तो ना चाहते हुए भी बस खुद को निहारने लगी। आप खूबसूरत हैं, उसकी बात दिमाग में चलने लगी। ओह उसकी बातें। आज बरसों बाद जी भरकर खुद को आईने में निहारा और स्वयं पर ही मुस्कुरा दी। रात को पतिदेव खर्राटे भर रहे थे, पर मेरी आंखों में न जाने क्यों नींद नहीं थी। फेसबुक खोला तो आशानुरूप कुछ ही मिनटों बाद उसका मैसेज आया, सोई नहीं आप। मैंने मैसेज अनदेखा कर दिया। उसके 2-4 और भी मैसेज आए, पर मैंने जवाब देना ठीक न समझा। सुबह उठकर मैसेंजर चेक किया, उसका कोई नया मैसेज नहीं था।
चलो शायद समझ गया कि मुझे उसकी पंचायत अच्छी नहीं लग रही। लेकिन आश्चर्य हुआ मुझे जब पूरे दिन उसका कोई मैसेज नहीं आया। आज छठा दिन था और अब तक उसका कोई मैसेज नहीं आया था। शायद समझ गया है कि मैं उसे नज़रअंदाज करती हूँ। पर कहीं वह बीमार तो नहीं? मुझे क्यों चिंता हो रही है? मैं खुद से ही सवाल जवाब कर रही थी। एक बार पूछना तो चाहिए, पर वह क्या सोचेगा? मैंने उसकी प्रोफाइल खोली। उसके दोस्तों ने उसे टैग करके उसके जल्द स्वास्थ्य होने की कामना करते हुए पोस्ट की थी। ओह, मतलब यह सच में बीमार है। एक बार तो पूछना ही चाहिए। हेलो, कैसे हो? हिचकते हुए मैसेज किया मैंने। कई घंटे बाद जवाब आया, आपने पूछ लिया, अब अच्छा हूँ। क्या हुआ तुम्हें? एक्सीडेंट? कब, कहाँ, कैसे? जब आपने मेरे मैसेज देखकर भी जवाब नहीं दिया, तब आपके नज़रअंदाज करने की वजह से। सच बताओ, कैसे हुआ? मैं झूठ नहीं बोलता मैम। आपने मेरे किसी मैसेज का जवाब नहीं दिया था, जबकि मैं सिर्फ आपके लिए इतनी देर तक ऑनलाइन था। मुझे हताशा भी हुई, गुस्सा भी आया खुद पर। दोस्तों के साथ बाइक पर ड्राइव पर निकला था। गुस्सा हावी था। तेज स्पीड में अचानक ब्रेक लगाने से बाइक स्लिप हो गई। ज़्यादा तो नहीं लगी? इस पर उसने अपनी तस्वीर भेज दी। हाथ और चेहरा जख्मी हुए थे। चेहरे पर एक तरफ, कान के ऊपर टांके आए थे। हाथों में जख्म ही जख्म थे। मुझसे देखा नहीं जा रहा था। जल्दी ठीक हो जाओ। आप बात करती रहोगी तो जल्दी ठीक हो जाऊंगा। यह क्या पागलपन है? अब है तो सिर्फ आपके लिए है। आप स्पेशल हो मेरे लिए। एकदम से दिल धड़क गया मेरा। ऐसा तो कभी इतने सालों में किसी ने नहीं कहा मुझसे कि मैं उसके लिए स्पेशल हूँ। और यह पराया लड़का। तुम आराम करो, फिर बात करेंगी ना? हाँ पक्का, हाँ पक्का, अब आराम करो। आज शाम मंदिर में दीपक जलाते हुए मैंने उसके लिए भी प्रार्थना की थी। अब यह एक सिलसिला बन गया। मैं रोज कभी 10, कभी 15-20 मिनट उससे बात करती। उसके जख्म तेजी से भर रहे थे। वह रोज अपनी तस्वीर मुझे भेजता और पूछता, मेरी स्मार्टनेस में कमी तो नहीं आई ना? मैं हंस देती, नहीं, बहुत स्मार्ट हो। कोई लड़की पसंद तो कर लेगी ना? टाँकों के निशान देखकर भगा तो नहीं देगी? नहीं बाबा, आंख बंद करके पसंद कर लेगी। कैसे विश्वास करूं? आपने तो अभी तक पसंद नहीं किया। पेंडिंग में डाल रखी है रिक्वेस्ट। ओह लो, एक्सेप्ट कर ली। धन्यवाद मोहतरमा।